नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया का खास प्रोग्राम सिंहासन और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। चुनावी शोर थम चुका है। कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी प्रमुख पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने पूरी ताकत झोंक दी। इस दौरान राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने जनता से कई वादे किए और उनका विश्वास जीतने की कोशिश भी की। दरअसल राजस्थान विधानसभा के 200 में से 199 सीटों पर वोटिंग होनी है। शनिवार 25 नवंबर को मतदान किया जाएगा। वही 3 दिसंबर को मतगणना वाले दिन ही पता चलेगा कि राजस्थान की आवाम किसके साथ है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हैं, ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी और साथ ही वरिष्ठ संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान भी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। हालांकि दिन भर लगातार आप लोगों के जरिए ही हम दर्शकों तक एक एक खबरें, एक एक तस्वीरें पहुंचाते हैं, लेकिन आज क्योंकि 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। योगेश जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। इतने दिनों तक जो तस्वीरें नजर आई, उसका निष्कर्ष निकाला जाए तो आपको क्या नजर आया? देखिए, बहुत ही विहंगम इलेक्शन इस बार रहा। नए संसाधन दिखे, प्रचार के नए तौर तरीके दिखे, अत्याधुनिक सामग्री का उपयोग इस चुनाव में दिखा और कई बातें आकर्षण का केंद्र रही। राजस्थान की राजधानी जयपुर में नरेंद्र मोदी का रोड शो बहुत आकर्षण का केंद्र रहा। तो वहीं राहुल गांधी के कई इलाकों में तूफानी दौरे हुए और उनके भाषण खासे चर्चाओं में रहे। यहाँ पूरे इलेक्शन में हम 199 सीटों की बात कर सकते हैं। ये दुखदाई रहा कि कर्णपुर उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के गुरमीत सिंह कुन्नर हमारे बीच में नहीं रहे। ये एक कहा जा सकता है कि एक सबके लिए एक अच्छी खबर नहीं रही। कर्णपुर का चुनाव बाद में होगा, लेकिन 199 सीटों पर है। 199 का जो फेर होता है वो 199 का फेर किस करवट लेगा श्वेता, ये वाकई में मतदान के दिन पता लगेगा। लेकिन तमाम जो स्टार प्रचारक जिन्होंने हजारों किलोमीटर का आसमानी दौरा किया राजस्थान के अंदर, चाहे वो नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, जेपी नड्डा हैं, हेमंत बिश्वा शर्मा हैं और बीजेपी कई बड़े नेता और साथ ही वसुंधरा राजे, जिन्होंने बीजेपी ने मुख्यमंत्री फेस तो नहीं बनाया, लेकिन वो बीजेपी की सबसे चर्चित नेता के तौर पर उनके सबसे ज्यादा दौरे हुए। तो उधर कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे, वो अधिक आयु के बावजूद भी राजस्थान में उन्होंने दौरे किए। तो वहीं राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी को बहुत ज़्यादा उपयोग में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने लिया। तो वहीं राजबब्बर तक नेता आए, कन्हैया कुमार आए, यहाँ पर कई बड़े नेताओं ने दौरा किया। तो ये जो पूरी जो फिजा थी, चुनावी फिजा थी, उस चुनावी फिजा में दौरों की राजनीति का एक अलग मंत्र फूंका गया, शंखनाद किया गया अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष में। तो वहीं हम थर्ड फ्रंट की भी बात कर लें तो आरएलपी के हनुमान बेनीवाल और एएसपी के चंद्रशेखर रावण ने राजस्थान की कई सीटों पर तूफानी दौरे किए। तो बीएसपी की प्रमुख सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने तकरीबन 20 सीटों पर बहुत फोकस किया, जहां पर कहा जा सकता है जीत की संभावना ज़्यादा प्रकट थी। चाहे रामजी गौतम, भगवान सिंह बाबा, उनके जो सिपहसालार है, उन्होंने यहाँ पर बीएसपी की कोशिश है कि उतने फिगर तक तो वो पहुंचे जितने फिगर पर पिछली बार वो चुनाव जीती थी, 6 सीटें लेकर आई थी। तो इसी तरह कॉमरेड जो सीपीएम है, उनके भी प्रमुख नेताओं, वंदा करात, तमाम प्रमुख लीडर्स राजस्थान में दौरे किए। 2 सीटें उनकी भी मौजूदा विधानसभा में रही। तो इस तरह से पूरे राजस्थान में अलग अलग जगहों पर और कई ऐसे नेता रहे जो अपने दम पर चुनाव यहाँ लड़ रहे थे, जो न तो किसी थर्ड फ्रंट के साथ थे, बल्कि वो खुद ही अपने दम पर लड़ रहे थे। चाहे पुराने विधानसभा के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष कैलाश मेघवाल जैसे नेता रहे। बिल्कुल योगेश, और कह सकते हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक जिससे जो बन पड़ा, प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी गई है और अब ये तो जनता पर निर्भर करता है कि कितना असर इसका हुआ। लेकिन नरेश जी देखिए, प्रचार प्रसार अपने हिसाब से सबने किया, पूरी कोशिश सब लगा ये कर रहे हैं कि भाई उसका असर हो, बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को लेकर आए कि हमारे पक्ष में यहाँ पर वोट की अपील की जाए ताकि उसका फायदा हमें मिल सके। लेकिन इन चुनाव प्रचार के दौरान ये जो लगातार मेहनत होती रही, एजेंडा क्या सेट किया गया? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें पूरे चुनाव प्रचार की, आपने स्टार प्रचारकों का नाम लिया, तो उसमें पहले एक लाइन कह रहा हूँ कि ये चुनाव ऐसा था जिसमें कई स्टार प्रचारकों को भी
अपने यहाँ स्टार प्रचारक की जरूरत पड़ी थी। और जहाँ तक एजेंडे की बात है तो देखिए, एक तो मुख्य जो बिंदु था वो गारंटी के इर्द गिर्द था। कांग्रेस अपनी तरफ से गारंटी दे रहे थे और बीजेपी अपनी तरफ से गारंटी दे रहे थे। गारंटी को लेके लगातार हुआ। और जहाँ तक कांग्रेस ने जो पूरा चुनाव प्रचार, अगर कहें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कमान संभाल रखी थी, तो उनका चुनाव प्रचार जो था वो अपने कामकाज पे था और जो 7 गारंटी उन्होंने दी है उन पे पूरा चुनाव प्रचार रहा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर, पेपर लीक को लेकर, ये तमाम भ्रष्टाचार को लेके जो कांग्रेस को घेरने की कोशिश की गई। लेकिन इस दौरान हम तमाम चीज़ों को अगर देखें तो चुनाव प्रचार था भाजपा के बड़े नेताओं के बीच में और कांग्रेस की तरफ से बात करें तो अशोक गहलोत के बीच में। हालांकि राहुल गांधी भी थे, प्रियंका भी आई थी, खड़गे भी आए थे, भाजपा की तरफ से भी कई नेता आए थे और इनके बीच में कई ऐसे मुद्दे भी थे जिनको चुनाव में उस मुद्दे को और बड़ा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनमें उतनी सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें, लगातार कई ऐसे जो मौके आए जब विवाद की स्थिति बनी, कई ऐसे बयान आए जिनको लेकर जो चुनाव आयोग को भी नोटिस देना पड़ा। तो ये अगर हम कहें कि कुछ ऐसे कटु क्षण कह सकते हैं पूरे चुनाव प्रचार का, जिसको लेके हमने कई बार सुना, चाहे वो जेब कतरा शब्द आया था, पनौती शब्द आया था और इसी तरह के कई जो बातें हैं, जो मूर्खों का सरदार, इस तरह की कई बातें जो सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम चुनाव में रही। आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार रहे, लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप के सिलसिलों के बीच में और कई जो कह सकते हैं विवाद के बीच में, चाहे वो प्रत्याशी की बात करें, पार्टी की बात करें और अलग अलग क्षेत्र में, खासकर जो एजेंडे की बात की, देखिए अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग एजेंडा सेट करने की कोशिश की गई थी। योगेश ने शुरुआत में एक बात कही थी कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी देखा गया। पहली बार था जब जयपुर में प्रधानमंत्री ने रोड शो किया है, किसी प्रधानमंत्री रोड शो किया। तो यहाँ का वो जो तरीका था प्रचार का वो अलग था। जब हमने देखा था कि उस पूरे रोड शो में भाजपा से जुड़े नारे कम थे और नारे ज़्यादा थे। और अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, पूरी राजस्थान में ईआरसीपी को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल पाई। गारंटी यात्रा जो है कांग्रेस की तरफ से निकालने की कोशिश की गई थी, कुछ जगह बसें दिखी थी, कुछ जगह खड़ी मिली थी, तो वो और इसके अलावा भी कुछ और यात्राएं थी जो कह सकते हैं कि जिस तरह से उनकी शुरुआत हुई थी उसी तरह से वो अंजाम तक नहीं पहुंची। लेकिन कुल मिला के जो नेताओं के जो दौरे थे, जो कांग्रेस में अपनी जो सरकार की उपलब्धियां और गारंटी और भाजपा की तरफ से जो कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, वसुंधरा राजे है, राजनाथ सिंह है और योगी है, इसके अलावा असम के जो मुख्यमंत्री, उनके इर्द गिर्द जो भाजपा का चुनाव प्रचार रहा। अब ये एजेंडा तो देखिए दोनों पार्टी ने सेट करने की कोशिश की, लेकिन एजेंडे के आधार पर मतदान कैसा होगा ये देखना बिल्कुल, और मतदाता पर कितना असर ये सब कर रहा होगा या किया होगा इन एजेंडों की बात करें, क्योंकि पार्टियां तो अपने स्तर पर सब कुछ सेट करके बैठ गई हैं और एक तरह से कहा भी जा रहा है कि हर कोई अपने अपने दावे भी कि असर होगा और इस बार सरकार हमारी बनने वाली है। लेकिन ये जनता है और इसके दिल में क्या है ये वो नहीं बताएगी। तस्वीर तो 3 तारीख को ही साफ होगी। हमारे साथ ऐश्वर्य जी भी लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्य, देखिए जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की बात होती, रोड शो की बात होती है, वहां पर आप भी मौजूद थे। बड़े बड़े जो चेहरे हैं, फिर चाहे जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, पूरे राजस्थान में कई जगह रोड शो किए गए, प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन अगर राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के अहम चेहरों का जिक्र करें, कौन यहाँ पर नजर आया सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार करते हुए, जहां ज्यादा भीड़ एकत्रित हुई है, जो कह सकते हैं कि इस 1 to 10 की श्रेणी में टॉप पर नजर आया हुआ, ऐसे 2-3 नाम क्या नोटिस किया आपने? क्योंकि हर रोड शो, हर बड़ी जगह पे मौजूदगी आपकी रही है। देखिए, नरेश ने और योगेश ने जो चीज कही है उससे थोड़ा आगे की तरफ मैं जाऊंगा कि सर्वाधिक अगर चर्चाओं में रहा वो रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे 14 सभाएं की और 14 सभाएं करना प्रधानमंत्री मोदी के लिहाज से बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है कि देश के इतने बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के,
और राजस्थान के लिए समय निकाल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान में वो चेहरा है, कमल का फूल और प्रधानमंत्री मोदी की बात पूरी भारतीय बिल्कुल। जनता ऐश्वर्य, आप पार्टी। अपनी बात पूरी कीजिएगा, जरा इस तस्वीर का भी जिक्र कर लें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर पहुंच गए हैं। लगातार प्रचार प्रसार का दौर जिस तरह से जारी रहा है और दिन भर व्यस्तता के बीच, क्योंकि आज का दिन भी अहम हो जाता है जब 6 बजे प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है, लेकिन अब जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहां से रवाना हो चुके हैं। ऐश्वर्य, आप अपनी बात पूरी कीजिए, बेहद अहम है जी। तो मैं उसी बात पर आता हूं कि शुरुआत से ही बताता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 14 सभाएं हुई हैं, 14 सभाओं के अलावा 2 रोड शो हुए हैं और 1 मंदिर दर्शन हुआ है, तो कुल मिलाकर 17 कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेट हुए। अमित शाह ने सभाएं जो की, वो सभाओं के साथ उन क्षेत्रों में गए जहां पर रणनीतिक रूप से चातुर्य दिखाने की कोशिश की जाए, रणनीतिक रूप से चीजों को वहां पर संयोजित किया जाए। तो जेपी नड्डा ने संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, उन सीटों पर जाने की कोशिश की, गए और वहां पर संगठन की स्थितियों को देखकर उन्हें खंगालने का पूरा प्रयास किया और खंगालते हुए संयोजित किया भारतीय जनता पार्टी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को एकजुट करने के लिए। लेकिन मैं यहां पर आगे की बात पर आता हूं कि पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने पेपर लीक, दुष्कर्म, नाबालिग दुष्कर्म और अपराध, इन चुनावों के अलावा, चुनाव में इन मुद्दों के अलावा किसान कर्ज माफी का मुद्दा, इसे प्रमुखता से उठाया। तो अशोक गहलोत पर लगातार वार भारतीय जनता पार्टी करती रही। कुछ एक लीडर्स पर वार किए, जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी आते हैं, राहुल गांधी भी आते हैं, इवन कुछ नेताओं ने सचिन पायलट पर भी प्रहार किए, लेकिन सर्वाधिक प्रहार अशोक गहलोत पर हुए, अशोक गहलोत की गारंटियों पर हुए। और इन सब के अलावा महत्वपूर्ण चीज रही कि आखिरी दौर में वैभव गहलोत का जिक्र किया जाने लगा, जो कि अमूमन उस आधार पर अमित शाह जो आज बोलकर गए, अमित शाह से पहले जो दूसरे लीडर बोलकर गए, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा गहलोत को लेकर कि गहलोत के पुत्र जो कहते हैं उस चीज का जिक्र किया। तो राजनीति में किस आधार पर रणनीति बनाई ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन इस पूरे चुनाव में उन लोगों का भी यहां जिक्र किया जाना चाहिए श्वेता, जिनके पास कोई स्टार प्रचारक नहीं था। वो खुद ही स्टार थे, वो थे निर्दलीय। कई निर्दलीय ऐसे हैं जिन्होंने इस पूरे मैदान को बड़ा जोरदार बना दिया है। योगेश उन लोगों का नाम का जिक्र यहां नहीं करेंगे, लेकिन उन लोगों की स्थिति को लेकर योगेश जरूर बताना चाहेंगे किन किन क्षेत्रों में निर्दलीय जो है उन्होंने पूरी गणित को गड़बड़ा कर रख दिया है और वो खुद स्टार प्रचारक बने रहे। इसे भी योगेश जी से समझेंगे, लेकिन क्योंकि कुछ और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार जरा रिएक्शन भी ले ले। अजमेर से शुभम हमारे साथ है, पाली से सुभाष और उदयपुर से रवि शर्मा। शुभम, सबसे पहले आपके पास रुख करेंगे। 6 बजे प्रचार प्रसार तो थम चुका है, रैली नहीं, रोड शो नहीं, कोई सभा नहीं, लेकिन अब तो घर घर जाना महत्वपूर्ण हो गया है। क्या तस्वीर अजमेर से अब नजर आ रही है? जी बिल्कुल श्वेता, सही कहा आपने। जो प्रचार की सीमा थी वो 5-6 बजे तक की थी और 6 बजे के बाद शहर के अंदर सन्नाटा छा गया, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अब राजनीति जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है, क्योंकि आज की रात और कल की रात काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है प्रत्याशियों के लिए, क्योंकि जो बदलाव होते हैं वो इन 2 रातों के अंदर ही किया जाता है। मतदाता जब बदलाव करता है, उनके दिमाग को डाइवर्ट कैसे करना है, किस तरीके से उनको बूथों पर ले जाना है, वो रणनीति जो तैयार होती है वो इन 2 रातों के अंदर होती है। और 25 तारीख को समय जब मतदान पड़ेगा तो वो मैनेजमेंट जो होता है बदलाव का, वो उसका असर दिखना चालू हो जाता है। प्रचार प्रसार रुक चुका है। अब जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चाहे कोई सा भी विधानसभा की बात करें, उन्होंने अपने अपने स्टार प्रचारकों के साथ प्रचार किया और अब प्रचार थमने के बाद उन्होंने अपने घर पर जाकर के रणनीतियाँ बनाना शुरू कर दी है, चुनाव कार्यालय पर जाकर के रणनीतियाँ बनाना शुरू कर दी है कि किन किन एरिया में कौन कौन से वोटरों को लेके आना है, कहाँ वोटिंग ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है, कौन सा उनकी गुट की समर्थन वाले लोग हैं तो वहाँ जाना चाहिए। जिन समाज के लोगों से बातचीत नहीं हो पाई है उनके घर घर जाकर के अब बातचीत करने का दौर शुरू होगा, क्योंकि अलग अलग जगह है जातिगत आंकड़े भी निकाले जाते हैं, कहीं कहीं पे कोई चूक हो जाती है, कोई डैमेज होता है, तो उनको इन 2 रातों में मनाने के प्रयास पूरे किए जाते हैं कि 25 तारीख जो मतदान वाला दिन होता है उस मतदान के अंदर कोई कमी न रह जाए, किसी तरीके की कोई कमी न रह जाए, उसके ऊपर रणनीति तैयार की जाती है। हालांकि फ्रेश माइंड हो जाता है, क्योंकि अब प्रचार नहीं करना, किसी के इस तरीके से रोड शो पर नहीं जाना, कोई मंत्री नहीं आ रहा, कोई नेता बड़ा नहीं आ रहा, उसकी व्यवस्था नहीं करनी। बिल्कुल शुभम, आप
जो है वो खुद कैंडिडेट है और अब कह सकते हैं कि अब आराम का नहीं, अब तो और ज्यादा काम का वक्त है, वक्त कम है और काम ज्यादा है। सुभाष भी हमारे साथ है पाली से। सुभाष, अब देखिए 6 बजे तो शोर थम चुका है, लेकिन इसके बाद भी कई प्रत्याशी होंगे जो अब रुकना बैठना नहीं चाहते और शुरुआत कर चुके होंगे घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करने की, जनसंपर्क की। पाली में क्या नजर आता है? निश्चित तौर पर श्वेता आपको बताना चाहूंगा कि पाली जिले की जो 6 विधानसभा क्षेत्र है वहां पर 6 बजे मतदान पूरी तरह से थम चुका है। अब भोपू प्रचार की जगह सभी उम्मीदवार, चाहे कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी या निर्दलीय तार ठोकरे उम्मीदवारों की, उन्होंने घर घर जाकर जनसंपर्क करना प्रारंभ किया है। इसके अलावा इनकी सबसे बड़ी रणनीति है कि बूथ तक कार्यकर्ता और मतदान दलों तक इनके जो एजेंट होते हैं वो पहुंचे, उसकी व्यापक स्तर पर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। लेकिन सबसे खास बात श्वेता बताना चाहूंगा कि सभी उम्मीदवारों के सामने चिंता की यह बात है कि अगर 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो राजस्थान में सबसे कम मतदान पाली जिले के अंदर हुआ था। ये मत प्रतिशत कैसे बढ़े और उन उम्मीदवारों के पक्ष में कैसे ये मतदान बढ़े, उसको लेकर सभी उम्मीदवारों ने पूरी ताकत झोंक दी है और जनसंपर्क के जरिए कल शाम तक ये पूरा प्रयास करेंगे। सुभाष, बिल्कुल, और इसे लेकर कोशिश चुनाव आयोग भी कर रहा है कि यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत बढ़े। ये जरूरी भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से निकले और अपने मत का प्रयोग करें। रवि का रुख कर लेते उदयपुर से। रवि, बेहद अहम है, देखिए जब चुनाव की बात आए और वागड़ उदयपुर का जिक्र ना हो तो वो बेहद बेमानी लगता है, और उदयपुर भी इस बार काफी अहमियत रखे हुए थे, चाहे चुनाव प्रचार में हम देखें, बड़े बड़े चेहरों की बात कर लें, सभाओं की बात कर लें। लेकिन अब जबकि इन सब पर विराम लग चुका है और अब प्रत्याशी ही है जो मैदान में है और उसे खुद ही जाना है, पहुंचना है और अपना असर दिखाना है। रवि, क्या उदयपुर में भी जनसंपर्क शुरू हो चुका 6 बजे के बाद, या फिर अभी भी उसको लेकर कुछ प्रत्याशी रणनीति ही बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि थोड़े वक्त के बाद एक बार फिर से शुरुआत करते हैं? आप बिल्कुल देखिए श्वेता, दरअसल साइलेंस पीरियड जो है वो शुरू हो चुका है कुछ 48 घंटे का, और इस साइलेंस के बाद में आप समझ सकते हैं कि इस चीज को अगर कुछ इस तरह से समझें कि ये जनता है, देख रही है और देख लेगी। तो जो देख रही है वाला जो पीरियड है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि जितना धूम धड़ाका सैर सपाटा होना था वो सब हुआ। दोनों ही प्रमुख दलों के अलावा जो भी स्टार प्रचारक हैं दोनों प्रमुख दलों के, और इसके अलावा निर्दलीय जो हैं, उन सभी ने जितना जोर लगाना था, जो जोर आजमाइश करनी थी सार्वजनिक तौर पर, वो सब की है। अब जो वक्त है वो है जनता देख रही है वाला खत्म हुआ और देख लेगी वाला शुरू हो गया है। यानी कि अब जनता के पास में ये जो तमाम जो स्टार प्रचारक आए, अपनी अपनी बातें रखी, अपनी अपनी शैलियों में, अपने अपने अंदाज में गारंटियां देना, ये वो सब कुछ किया। अब जनता इस बात पे कंक्लूड करेगी कि उसे 25 तारीख के दिन किस निष्कर्ष पर पहुंचना है, जब वो समय आएगा जब ईवीएम में वो उस बटन को दबा रहे होंगे। उस वक्त के लिए अब कंक्लूजन का दौर है। और दूसरी बड़ी बात यही वजह है कि जो भी प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी अब जो है इंटरेक्शन के माध्यम से शुरू की है, पर्सनल 1-to-1 इंटरेक्शन। जब जनता के बीच वो 1-to-1 इंटरेक्शन करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है अब तक जो रैलियां थी, जो जनसभाएं थी, जो रोड शोज थे, उनमें उनको 1-to-1 इंटरेक्शन का मौका नहीं मिला था बहुत ज्यादा। अब सिर्फ यही काम बचा हुआ है कि अपने जो भी इलाके हैं जो छूट गए हैं वहां पर पहुंचे, जनता के बीच जाएं, जनता की बात सुने और फिर अपनी बात उनके सामने रखें कि वो किस विजन के साथ में, किस भविष्य की योजनाओं के साथ में इस चुनाव में उतरे हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं अब ये बहुत ज्यादा मायने करती है कि कौन प्रत्याशी कितना पहुंच जनता तक कर पाता है इन 48 घंटों के समय में। तो इस दौर को भी सिर्फ सार्वजनिक तौर पर जो धूम धड़ाके वाला प्रचार है उसको खत्म होने तक ही नहीं सीमित करके देखना चाहिए। ये जो लास्ट मोमेंट होता है ये भी बेहद अहम होता है, क्योंकि चुनाव प्रचार प्रसार हो, सभाएं हो, भीड़ तो हर जगह एकत्रित होती है, लेकिन असर अब क्या है? क्योंकि 2 दिन का जो वक्त होगा 48 घंटे का, वो जनता के लिए सोचने विचारने के लिए होगा। जब प्रत्याशी उनके घर पहुंचेंगे तो उसका भी कितना असर होता है। हालांकि जिसने जो मन बना लिया है वो मन दूसरे प्रत्याशी बदलने में कामयाब हो पाते हैं नहीं, ये भी बेहद अहम है। लेकिन 25 तारीख के लिए जनता तो राजस्थान के जरूर तैयार है। योगेश जी, आपका रुख करना चाहेंगे। और इससे पहले क्योंकि चर्चा भी हो रही थी चुनाव प्रचार को लेकर या एजेंडे को लेकर, लेकिन ऐश्वर्या ने जो एक बात कही निर्दलीयों को लेकर, निर्दलीय बेहद अहम भूमिका राजस्थान में हमेशा से निभाते रहे हैं, लेकिन 2018 के चुनाव परिणामों के बाद अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में अभी क्योंकि जो निर्दलीय हैं, जिनके साथ कोई बड़े चेहरे नहीं हैं, प्रचार प्रसार में वो जुटे हुए थे और कई ऐसी सीट्स में ऐसे नजर आता है
कि शिकस्त देने के लिए निर्दलीय तैयार है? देखिए श्वेता, 40 से 45 सीटें ऐसी है राजस्थान की जहां पर निर्दलीय, जहां पर क्षेत्रीय दल वो अपनी अलग भूमिका निभा रहे हैं, जिन्होंने पूरे चुनाव को प्रभावित किया है। वो शहरी सीटें भी है, वो ग्रामीण अंचल की सीटें भी है, और न आप देख लीजिए वागड़ का इलाका है तो वहाँ भारतीय आदिवासी पार्टी है। आप मारवाड़ में चल जाएं, नागौर की तरफ चल जाएं, या उससे आगे चल जाएं जोधपुर डिवीज़न में, तो वहाँ पर आरएलपी अपना प्रभाव छोड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी पूर्वी राजस्थान शेखावाटी की कई सीटों पर प्रभाव छोड़ रही है। इसके साथ ही ये ज़रूर है कि इस बार जितना एक, मेरी बात से मेरे दोनों साथी सहमत होंगे, जितना एक प्रचार लग रहा था आम आदमी पार्टी को लेकर उतना नज़र आया नहीं। या तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के कारण भी ऐसा हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जिस तरह के चुनावी दौरे होने चाहिए थे, भगवंत मान के होने चाहिए थे, उतने दौरे दिखे नहीं। नहरी क्षेत्र पर उन्होंने फोकस किया। फिर भी तमाम जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो खुद ही जैसा ऐश्वर्य कह रहे थे, खुद ही अपने आप में उन सीटों पर स्टार है, उन इंडिपेंडेंट्स ने ज़बरदस्त माहौल किया। राजस्थान में ट्रेंड भी रहा है इंडिपेंडेंस जीतने का। पिछले चुनाव में भी आपको ध्यान होगा कि 1 दर्जन इंडिपेंडेंट राजस्थान में जीते थे। और वही इंडिपेंडेंट सरकार बनाने में सबसे बड़े मददगार साबित हुए थे अशोक गहलोत के लिए। तो नहीं भूला जा सकता है 40 से 45 सीटें अपने आप में पूरे राजस्थान की राजनीति की तस्वीर बदलने का रुख रखती है। अगर दोनों ही प्रमुख दल अगर मैजिक फिगर के आसपास नहीं पहुंच पाए या मैजिक फिगर से थोड़ा करीब आकर ठहर गए, तो ये जो इंडिपेंडेंट हैं, क्षेत्रीय दलों से जीते हुए उम्मीदवार हैं, ये राजस्थान में कोई बड़ी राजनीतिक तस्वीर पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल, और चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। और बेहद अहम भी है, देखिए कि कैंडिडेट हो, और कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि पार्टी तो बड़ी होती है, चेहरे बड़े होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चौंकाने वाले परिणाम भी आ जाते हैं। और वो इसलिए क्योंकि जनता का साथ और आशीर्वाद जिसको मिलता है, कामयाबी तो उससे ही मिलेगी। फिलहाल चर्चा ये आगे भी जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक लिया रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। सिंहासन पर बैठने के लिए, सत्ता पर काबिज होने के लिए कोशिशें तो लगातार हर प्रत्याशी कर रहे हैं कि पार्टी हमारी जीते, सरकार हम बनाएं, लेकिन जो प्रचार प्रसार का शोर था वो जरूर आज थम चुका है। लेकिन नरेश जी, आपका रुख करेंगे। 6 बजे प्रचार प्रसार का शोर तो थम चुका है। अब कह रहे घर घर जाकर प्रत्याशी अपना प्रचार करेंगे, वोट की अपील करेंगे, घर घर जनसंपर्क करेंगे। लेकिन अभी भी एक माध्यम है, डिजिटल माध्यम की अगर हम बात कर ले, सोशल मीडिया की बात कर ले, अब इन 2 दिनों में ये कितनी अहम भूमिका निभाएगा? बिल्कुल, इस पे श्वेता मैं जवाब दूं, लेकिन उससे पहले जैसे आपने कहा कि 6 बजे प्रचार खत्म हो गया, तो उसमें भी हमें 2 रोचक जो नज़ारे देखने को मिले जी। एक जगह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भाषण चल रहा था, तो 7 मिनट पहले उन्होंने अपना भाषण रोक दिया घड़ी देख के, क्योंकि आदर्श आचार संहिता की पालना करना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ एक नेता और है, उनको पुलिस से रुकवाना पड़ा कि भाई भाषण बंद कर दीजिए, अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। खैर, ये जो भाषण है, जो सभाएं हैं, जो रैली निकालना है, रोड शो निकालना है, ये बंद हुआ है। लेकिन जब समय बदला है, समय बदला तो श्री योगेश ने कहा कि अब तरीके बदल गए हैं, साधन बदल गए हैं। तो अब एक साधन है सोशल मीडिया, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। ये ऐसे अब साधन है जिन पे रोक लगाना मुश्किल है। इसमें रोक इतना ही लग सकता है कि जो खुद कैंडिडेट है उसका कोई अकाउंट है तो उससे भले ही वो प्रचार लेकिन आजकल एक और माध्यम हो गया है जो आम जन के लिए परेशानी, नरेश जी इसका भी जिक्र और इससे भी ऐड कर लीजिए, जो फोन कॉल आ रहे हैं। फोन कॉल आते हैं, उठाते ही फिर किसी प्रत्याशी का प्रचार हो रहा है कि आप इस पर वोट करिए, उस पर वोट करिए, और आम जनता को कॉल उठानी पड़ता है। जब तक आप पिक नहीं करते कई बार वो कॉल आते रहते हैं। बिल्कुल, तो ये भी एक बिल्कुल ये जैसे कहा कि नए नए तरीके इजाद हुए हैं फोन कॉल का। जैसे आपने कहा, लगातार जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी लगातार मेरे जो मोबाइल पे कॉल आते जा रहे हैं, जो हम पहचान पा रहे हैं कि हाँ ये किसी न किसी कैंडिडेट का है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उनके जो कार्यकर्ता है, जो सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार, जो अभी मैं कुछ अभी देख पा रहा था जिसमें कहा गया है कि अब अगले 48 घंटे आपके पास है, सोशल मीडिया से जितना प्रचार कर सकते हैं करिए, जितनी ताकत झोंक सकते हैं वो झोंकिए, और हो सकता है उसमें वीडियो भी वायरल होंगे, उसमें कई तरह के संदेश होंगे। तो हालांकि जो चुनाव आयोग है उसकी कोशिश थी, जो परंपरागत तरीका है चुनाव प्रचार जो है उसको भैया बंद कर दें, अब घर घर आप जा सकते हैं। लेकिन
अब जब तरीके बदल गए प्रचार के, तो अभी भी अब ये इस तरीके पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा, क्योंकि इसको बंद कराना मुश्किल है। सिर्फ जैसे मैंने कहा कि जो उम्मीदवार है भले ही उसके अकाउंट से रोक दिया जाए, लेकिन उसके जो कार्यकर्ता है, जो आजकल हम कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और जिसमें लगातार वीडियो कई तरह के आएंगे, कई अफवाहें आएंगी, अभी कई स्क्रीनशॉट है वो वायरल होंगे, अभी जो पुराने जो कभी के कह सकते हैं जो बाइट्स होंगे, उनके जो बयान होंगे वो जारी किए जाएंगे। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगले 48 घंटे में हमें देखने को मिलेगी, तो उन पे रोक फिलहाल मुझे लगता नहीं कि अभी ऐसा कोई ऐसा सिस्टम बना है कि उस पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि अभी भी हम देख पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे होंगे कि लगातार इस तरह के मैसेज है वो आएंगे, और ये एक तरीका अब बचा है। फोन कॉल जो है वो एक तरीका है जिसके कारण से अभी लगातार प्रचार होगा, भले ही अब इसके अलावा दूसरा जो अब तरीका रहेगा, अब 6 बजे बाद हम लगातार देख रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण मीटिंगें हैं वो होंगी, कार्यकर्ताओं से भी, जो कार्यकर्ता जो है उनके साथ चर्चा होगी, अलग अलग वॉर रूम बने हुए हैं, चाहे भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, वहाँ नेता बैठेंगे, पूरी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि जब वोटिंग करानी है तब क्या किस तरह से काम करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जिम्मेदारी दी जाएगी कि घर घर जाके किस तरह से जो है वोटर्स को निकालना होगा, अब इस पे काम होगा। और एक बड़ी बात जो आज रात और कल रात, जिसको चुनाव में योगेश और ऐश्वर्य भी सहमत होंगे, कत्ल की रात कहते हैं चुनाव में, तो इस पे हालांकि चुनाव आयोग की भी नजर रहती है, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जो हम पहले भी कुछ चर्चा कर रहे थे कि इन 2 रातों में कई तरह के प्रलोभन होते हैं। कई बार जैसे कहते हैं राजस्थान के जो धोरे होते हैं जैसलमेर में, आप देखते हो कि आपको रात को कि उनके आकार अलग दिखेंगे, दिन में आकार अलग दिखेंगे, वैसे यहाँ वोट का भी जो ऐसा लगता है कि जो 2 दिन है वो इसी तरह बदलाव नजर आता है। बिल्कुल ऐश्वर्य, और इसी को ही मैं चाहूंगी कि आप बात आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी हमने देखा भी कि जिस तरह से सख्ती भी नजर आ रही थी, एक वाहन निकलता है लेकिन कई ऐसे थाने बीच बीच पड़ते हैं, और यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र बदल जाता है तो आपकी प्रॉपर वैसे ही चेकिंग होती है, और इस चेकिंग में फायदा भी कई हुआ है, नजर भी आया कि कई बहुत बड़ी रकम भी पकड़ी गई। लेकिन अब ये जो 2 दिन होते हैं, बेहद अहम जिक्र किया अभी नरेश जी ने, ये 2 दिन बेहद अहम होते हैं कि आपने मन कुछ भी बनाया हो, लेकिन कई बार होता है कि प्रलोभन से इधर से उधर हो भी जाता है मतदाता, और कई ज्यादातर होते हैं जो अडिग भी रहते हैं। इस पर कितनी सख्ती अब आपको लगता है कि रहेगी? श्वेता, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति के पूरी जन्म कुंडली निकालनी हो, उसके बचपन से लेकर चुनाव लड़ने तक की स्थिति निकालनी हो, गलती से वो कहीं पर किसी पार्टी में गया हो, वहां की फोटो निकालनी हो, या फिर उसके निजी मित्रों की जानकारी निकालनी हो, तो ऐसा कहा जाता है आम कहावत में कि उससे चुनाव लड़वा दीजिए। स्वाभाविक रूप से अपने आप मार्केट में वो चीजें चलना शुरू हो जाएगी। तो अब ये जो दौर है, ये जो दौर अब आया है, आज चुनाव प्रचार थमा है, उसके बाद का ये दौर ऐसा दौर है कि जब मोबाइलों में, हर आदमी के मोबाइल में एक साथ मैसेज आना, व्हाट्सएप के ग्रुपों पर आजकल पहले 250 होते थे, अब 250 से ज्यादा बढ़ गए। अब कोई भी आदमी अपना एक वीडियो टेक देगा, पुराना वीडियो निकालेगा, पुराना इतिहास खंगालेगा, खंगाल कर फिर ग्रुप में डालेगा, दूसरा व्यक्ति उसका प्रत्युत्तर देगा, प्रत्युत्तर देने के साथ एक उनमें व्हाट्सएप के माध्यम से झगड़े और फसाद जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी, काल्पनिक शत्रुता पैदा हो जाएगी। व्यक्ति मानेगा कि भाई, जबकि उन दोनों नेताओं में जो चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है कि किसी बिजनेस में वो पार्टनर भी हो सकता है कहीं उनकी रिश्तेदारी भी हो, लेकिन उन नेताओं में भले ही ना हो, लेकिन व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी का जिक्र नरेश कर रहे थे कि वहां पर कई तरीके के अध्ययनरत छात्र, पीएचडी छात्र और ये सब आना। एक इसी में बात है ऐश्वर्य, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पुराना इतिहास सब निकलने लगता है, और बड़ी बात ये होती है कि चुनाव ऐसा है कि हमें जब टिकट नहीं मिलती तो हमने जल्दी पाला बदल लेते हैं। आज हम कांग्रेस में रहकर अगर सामने वाली पार्टी को के लिए शब्दों का ऐसे प्रयोग करते हैं, और फिर अब हम दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो उस पार्टी के लिए जो कहा था उस वक्त वो अभी भी रोटेट होने लगता है, और कहीं ना कहीं दिखाने के लिए कि भाई अब तो आप इसमें हो, लेकिन क्या कहा था उस वक्त आपने। श्वेता, ये भी मामले ताजे हो जाते हैं। श्वेता, एक और महत्वपूर्ण बात है, अब वो वीडियो पुराने भी निकलते नजर आएंगे कि नेताजी कहते थे कि भाई मैं जो कहूंगा उसे वोट मिलेगा। ऐसे नेता नहीं, पार्टियों के नेता नहीं, कई ऐसे नेता पैदा हो गए अनायास 6-8 महीने में। वो बड़ा सारा अपना नाम लिखवा के सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई मैं नेता हूं, मेरे कहने से मेरी पूरी जाति वोट दे देगी। लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। आप खुद भी बिल के अंदर छुप गए हो, और
जो आपके कहने से जाती, कई बार आपका रिश्तेदार भी वोट नहीं देता है, गलतफहमी भी निकाल देनी चाहिए। लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबी है कि जो व्यक्ति जिसे वोट डालना चाहेगा वो उसे डालेगा। क्योंकि एक उदाहरण देते हैं, अभी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था किसी व्यक्ति का कि जब कोई भी माता बहन मटकी भी लेने जाती है तो उसे बजाती है, ठोकती है, देखती है सही है, पानी तो नहीं रिसेगा, उसके बाद मटकी खरीदती है। या फिर कोई छोटी सी चीज भी खरीदने जाते हैं मार्केट में तो उसे अच्छे से देखते हैं। तो अब वोटर के दिन है, वोटर देखेगा कि भाई नेताजी ने मेरा फोन उठाया या नहीं उठाया, नेताजी के घर गया तो ताला लग रहा था क्या, नेताजी के घर में पिछली बार गया था तो नेताजी का व्यवहार किस तरीके का था, नेताजी मुझे हर बार चाय पिलाते थे, इस बार मुझे बिना चाय पिलाए रूखे ही भेज दिया, मेरे शादी में, जन्म में, मरण में, परण में नेताजी का कोई प्रतिनिधि आया नहीं आया, नेताजी की चिट्ठी आई या नहीं आई, ये सारी चीजें मायने रखी जाएंगी। और कई नेता पर्दे के पीछे खेल करेंगे, नूरा कुश्ती के दौर चलेंगे, वो चलेगा सिर्फ सोशल मीडिया से, क्योंकि सोशल मीडिया पर अब लगाम नहीं लगाई जा सकती। एक और चीज यहां पर दृष्टिवान होगी जिसे देखना या महत्वपूर्ण होगा कि देर रात में कौन किसके पास निकल कर जाता है। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी, तंग गलियों में से होकर जब कई नेताओं के करीबी निकलेंगे तो पुलिस उन्हें मैनेज कैसे करेगी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। और पुलिस के लिए भी एक चीज और श्वेता मानकर चलिएगा कि अब मैं संक्षेप में कहूंगा, अब इस वक्त वोटर को वो सारी चीजें याद आएगी, वोटर अच्छे तरीके से सोचेगा। और मैं भी यहां पर एक सामान्य नागरिक की हैसियत से, पत्रकार के हैसियत से भी और सामान्य नागरिक की हैसियत से यही कहूंगा कि भाई किसी भी प्रलोभन में ना आए या ये ना देखें कि किसी भी तरीके से इस तरीके की स्थिति पैदा ना करे कि आपका एक वोट आपको बाद में पछताना पड़े। आप ये तय करें कि ये व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ये व्यक्ति सही है, और आप सोच समझकर यदि किसी के प्रलोभन में आ गए या मिथ्या समाचार कई बार काल्पनिक तौर पर चले जाते हैं। थोड़ी देर पहले हमारी डिबेट में बात चल रही थी, कई बार हमारे चैनल की भी कोई ब्रेकिंग होती है तो उसे एडिट करके कोई कुछ अंदाज से उसे वायरल भी कर देता है। इस तरीके से मिथ्या भ्रामक समाचार चलते हैं, उनसे भी बचिए। आप स्वयं तय कीजिए और आप स्वयं ये भी देखिए कि कौन बदल तो नहीं जाएगा, आपका ही बना रहेगा, आपके लिए ही रहेगा, ये अवश्य तय कीजिए। बिल्कुल, और ये तय करना जरूरी भी है। लेकिन होता यह है कि चुनाव के दौरान चेहरे कुछ और होते हैं और जीत हार तय होने के बाद, सरकार सत्ता में आने के बाद वही चेहरे बदल जाते हैं और 5 साल तक उनकी में ये बदलाव देखने को ही मिलता है। लेकिन एक अहम बात योगेश जी और है, इन चुनाव के दौरान अगर हम संवेदनशील, अति संवेदनशील क्षेत्रों की बात कर लें जिस पर भी निगाह रहेगी और सबसे ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत रहेगी। देखिए, ये बहुत ही गंभीर बात होती है और राजस्थान के कुछ इलाके बहुत प्रचलित है जहां पर अति संवेदनशील इलेक्शंस होते हैं सालों से, और वहां पर जातीय वैमनस्यता और कई कारणों से वहां पर चुनाव प्रभावित होते हैं और बाद में वहां पर रीपोल होता है। चुनाव मतदान के वक्त वहां पर हालात इस तरह के पैदा हो जाते हैं कि जो पोलिंग बूथ का अधिकारी होता है उसको बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं होती है। पूर्वी राजस्थान, दौसा जिला हुआ, सिकराय का इलाका हुआ, चाहे सिकंदरा का बेल्ट हुआ, चाहे बांदीकुई विधानसभा के आसपास का क्षेत्र हुआ, चाहे उससे आगे जाए महुआ जाए, टोड़ा भीम जाए, उसके आगे जाए हम करौली जाएँ, उससे और आगे चले जाएँ तो भरतपुर, धौलपुर, जहाँ से चुनाव ख़ास तौर से ये इलाका बाड़ी विधानसभा का, और शेखावाटी के भी कुछ इलाके हैं, चाहे वो हरियाणा से सटे हुए इलाके हैं, राजगढ़ है, सूरजगढ़ है, ये तमाम ऐसे इलाके हैं राजस्थान में जो बहुत संवेदनशील है, जहाँ पर पहले भी कई अप्रिय घटनाएं हुई हैं और जहाँ पर कहा जा सकता है कि CISF जैसी फोर्स लगाई जाती है जहाँ पर, और इसीलिए लगाई जाती है कि वहाँ पर किसी भी तरह शांतिपूर्ण मतदान में बाधा नहीं आए। लेकिन ऐसा हो जाता है वहाँ पर और आपस में तनाव के हालात पैदा होते हैं और उससे मतदान प्रभावित होता है। कई जगह पर पथराव हो जाता है, कई जगह पर हथियारों का प्रयोग किया जाता है, मतदाता को धमकाया जाता है, एक रात पहले से धमकाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, बाहुबलियों का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में वहाँ पर चुनाव प्रचार की वो काफ़ी गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। अति संवेदनशील बूथों पर विशेष निगाह अब यहाँ पर चुनाव आयोग रख रहा है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एहतियात के तौर पर काफ़ी सख्ती इस बार रहेगी, खास तौर से ईस्टर्न राजस्थान के कई बड़े इलाके हैं उनमें विशेष तौर पर रहेगी। और दूसरी बात,
सबसे महत्वपूर्ण है कि कल का जो दिन है, कल की रात जो है वो बहुत ही अहम होगी। कल की रात का मतलब है कि तमाम समीकरण, तमाम कहा जा सकता है बड़े नेताओं के जो सिपहसालार हैं, रणनीतिकार हैं, वो अपनी कार्य योजना, व्यूह रचना को अंतिम रूप देंगे। अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री गहलोत कांग्रेस के वॉर रूम में पहुंचने वाले हैं, इस तरह की जानकारी आ रही है। इसी तरह बीजेपी का वॉर रूम भी चल रहा है, जहाँ संगठन महामंत्री, बीजेपी अध्यक्ष, तमाम बड़े नेता वहाँ व्यूह रचना बनाने में जुटे हैं। कूटनीतिक दौर अब शुरू हो चुका है। अब जो उम्मीदवार कई इलाकों के अंदर स्थापित उम्मीदवारों के खिलाफ वहाँ पर डटे हुए हैं मैदान में, और हो सकता है कि उनको भी इन 2 रातों के अंदर बैठा लिया जाए। ऐसी भी स्थितियाँ, या बैठाने का मतलब है कि वो भले ही खड़े रहें उनके नाम के अनुरूप, लेकिन वो रिटायर हो जाए। तो ये भी तैयारी अभी चल रही है, क्योंकि राजस्थान का ये चुनाव अपने आप में एक अलग तरह का चुनाव है। हिंदी पट्टी के जो बाकी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, उनसे अलग हटकर राजस्थान का यह इलेक्शन है, क्योंकि अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बीजेपी की नीतियों पर, केंद्र सरकार की नीतियों पर जितने मुखर रहे हैं, उतना और दूसरे राज्यों के कांग्रेस के नेता नहीं रहे। और चाहे वो आरएसएस पर हमला हो, चाहे बीजेपी पर हमला हो, अशोक गहलोत अपनी वाणी को बहुत कहा जा सकता है कि बीजेपी के नेताओं पर प्रहार करने में चूकते नहीं है। तो इसीलिए बीजेपी ने भी हिंदी पट्टी के दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार के बाद राजस्थान पर जिस तरह फोकस किया, तो ये चुनाव राजस्थान का अपने आप में राजनीति की नई इबारत तो लिखेगा। ये तो तय लग रहा है कि इस बार नई इबारत लिखी जा सकती है। इस बार विलक्षण परिणाम देखने को मिल सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, इन दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इन चुनाव प्रचार में बीते दिनों झोंकी है। और इस बार एक और चीज़ देखी मैंने कि, और नरेश सहमत होंगे मेरी बात से, कि कांग्रेस हमेशा हाईटेक प्रचार को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर ज़्यादा संजीदगी नहीं बरतती है, लेकिन इस बार गारंटियों का जिस तरह प्रचार प्रसार कांग्रेस ने किया है, वो अपने आप में माइंड ब्लोइंग है। कांग्रेस की रीति नीति से हटकर है। प्राइवेट एजेंसियों ने अपना काम किया, और ख़ास तौर से जैसा बीजेपी की स्टाइल थी, उसी स्टाइल को कांग्रेस ने अडॉप्ट करके और घर घर तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। तो दूसरी ओर आखिरी दिनों में, चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में, ऐश्वर्य मेरी बात से सहमत होंगी कि बीजेपी ने जिस तरह तूफानी प्रचार किया, तमाम राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात जो करते हुए नजर आए, और वो अपने आप में बीजेपी एक तरह से कहा जाए तो वो कांग्रेस की नीतियां और तमाम जो मसले हैं उनसे अलग हटकर जो मूल एजेंडा बीजेपी का रहता है, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, उस पर भारतीय जनता पार्टी आखिरी दौर में सामने आ गई। और कहा जा सकता है कि फिर से भव्य अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात हो, ये तमाम मसलों पर आक्रामक रूप अपनाते हुए बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने जनमानस को टटोलने का काम किया है। अब किस तरफ राजस्थान का चुनाव जाता है, क्योंकि राजस्थान के चुनाव में हर 20 किलोमीटर बाद पॉलिटिक्स बदल जाती है। हर 20 किलोमीटर बाद वहाँ की बिल्कुल यही वजह है, खान पान का फर्क आता है। तो इस तरह यही चीज मैं कहना चाह रहा था। योगेश ने एक इतना अच्छा विषय चुना है, इस विषय पर मैं बोलना चाह रहा था कि राजस्थान एकमात्र देश का ऐसा राज्य है कि जहां की स्थितियां बदल जाती है। आप उदयपुर जाइए, बिल्कुल अलग है। बांसवाड़ा डूंगरपुर जाइए, अलग है। जैसलमेर बाड़मेर चले जाइए, अलग है। झालावाड़ चले जाइए, बारां चले जाइए, अलग है। और उसके अलावा ब्रिज क्षेत्र का जो आसपास का है भरतपुर, वो अलग है। धौलपुर अलग है, जो एमपी से टच हो रहा है। पूरा राजस्थान भौगोलिक स्थितियों के लिहाज से अलग है। नरेश शर्मा इस बात का आगे की तरफ बढ़ाएंगे, क्योंकि अशोक गहलोत कई बार बोलते भी हैं कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति अलग है, जो लगातार गहलोत को कवर भी करते रहे हैं। और बिल्कुल ऐश्वर्य, इसीलिए कहते भी हैं कि एमपी छत्तीसगढ़ तो ठीक है, लेकिन राजस्थान में चुनाव का तरीका अलग, यहाँ की स्थितियां अलग, यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है अंदाजा लगाना भी मुश्किल। हालांकि हर कोई अपनी तरफ से तो कयास लगा रहे हैं नरेश, लेकिन इसलिए मुश्किल राजस्थान है, और इसलिए ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर कोई एक तरफा लहर है या कुछ, और इसलिए चुनाव बेहद दिलचस्प अगर इन 5 राज्यों में है कहीं तो वो राजस्थान ही है। नरेश, बिल्कुल दिलचस्प भी है चुनाव, और चुनाव प्रचार भी दिलचस्प रहा। और योगेश ने जो बात कही, हमने कई रंग देखे। अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें, कई रंग देखें। जैसे आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने तो सिर्फ औपचारिकता की कि भाई हमें एक बार राजस्थान जाके आना है। और ये भी देखा हमने कि 2-3 पार्टियों के जो उम्मीदवार है
वो मैदान छोड़ के चले गए, ये भी हमने देखा। हमने कांटे की टक्कर वाली जगह भी देखा जहां बड़े बड़े नेताओं ने, एक बार भाजपा की अगर प्रचार होता है तो फिर कांग्रेस का बड़ा नेता आता है। अगर हम बायतू का उदाहरण ले ले, हम तारानगर का उदाहरण ले ले, दोनों ही पार्टियों के दिग्गज हैं वहाँ प्रचार करने के लिए आए। तो जो संवेदनशील क्षेत्र की बात योगेश कर रहे थे, तो योगेश इस बात से भी सहमत होंगे कि ना केवल पूर्वी राजस्थान, शेखावाटी और जो हरियाणा से लगते क्षेत्र है, बल्कि वो क्षेत्र भी अब उस श्रेणी में आएंगे जहां बिल्कुल कांटे का मुकाबला है, बड़े दिग्गज आमने सामने हो, क्योंकि एक एक वोट की लड़ाई है वहां पे। चाहे तारानगर की बात करें, बायतू की बात करें, लक्ष्मणगढ़ की बात करें, जहाँ पीसीसी चीफ और जो सुभाष महरिया आमने सामने हैं, तो ऐसे जो कई मुद्दे हैं। और एक जो हमें रंग दिखाई दिया इस बार, जो एक अलग अलग गीत जो है, जिनका जो प्रचार भी रहा सोशल मीडिया पे, भाजपा ने अपने गीत बनाए, कांग्रेस ने अपने गीत बनाए। एक गीत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसकी एक लाइन जो है वो भाषणों में बोलते नजर आए, खैर मीम्स भी बने हैं। और इसके अलावा जो अगर हम बात करें, इस बार ये मैं जिक्र कर रहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी के चीफ, उनका नया अंदाज देखने को मिला। लोग कहने लग गए कि डोटासरा को अगर सभा में बुलाना भाषण में तो वहाँ डीजे की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये एक कह सकते उत्सव है, ये लोकतंत्र का उत्सव है और इसमें अपने अपने तरीके से इसमें भागीदारी होती है। लेकिन बड़ी चीज़ जो है ये यही है कि ये जो चुनाव जो प्रचार है, और जो योगेश ने कहा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रचार किया, बीजेपी ने इस मुद्दे पर प्रचार किया, लेकिन इस बात से भी जरूर सहमत होंगी श्वेता आप भी कि मुख्यमंत्री ने इस बात की कोशिश की कि भाजपा उनके मुद्दों के आधार पे चुनाव में आए, लेकिन मुझे लगता है ऐश्वर्या चूंकि बीजेपी को करते, बीजेपी उनके ट्रैप में संभवतः नहीं आई। एक चीज और बीजेपी ने देखने को मिली, शायद मेरी नजर में नहीं आई हो, आप लोग बेहतर बता सके। हर बार देखने को मिलता है कि गांव का गांव नाराजगी को लेकर कह देता है कि हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं और हम वोट डालने जाएंगे ही नहीं, या हमारे कैंडिडेट पसंद। क्या इस बार ऐसा कुछ है क्या? यही महत्वता है चुनाव की। कुछ जगह ऐसा है, बोर्ड लगा दिया, पोस्टर लगा दिया और क्रॉस लिख दिया। मैं राजनीतिक पार्टी का यहाँ पर एंट्री नहीं, नो एंट्री, लेकिन नो एंट्री लिख दिया कि नहीं, हमको वोट नहीं देना, लोग नाराज हैं हम, अब मनाओ हमको, अब उनको मनाने जाना पड़ेगा। ये लोकतंत्र की खूबी है, जो नरेश कह रहे थे, उत्सव, यही उत्सव है और यही लोकतंत्र की सौंदर्यता है कि लोकतंत्र में कोई भी नाराज हो जाता है। मैंने यहाँ पर ऐसी स्थितियां भी देखी है कई सीटों पर कि वहां पर नेताजी जब उनके पास लोग पहुंचते थे तो सीधे मुंह बात नहीं करते थे, नेताजी अपनी व्यस्तता जताते थे, लेकिन बाद में नेताजी एक एक घर में मनाते दिखाई दिए और उसको अपने हाथों से मिठाई खिला रहे हैं कि जब इतना बड़ा पर्व है तो सबको सम्मिलित करना भी है और इसलिए जो नाराजगी है उसे दूर करना भी है, हाथ में प्रत्याशियों के ही है, क्योंकि एक एक जनता, एक एक वोट बेहद महत्वपूर्ण है और इसलिए किसी को नाराज भी नहीं किया जा सकता। वादे भी किए जा रहे हैं, लेकिन जनता से भी इसलिए अपील फर्स्ट इंडिया भी लगातार करता है कि वोट डालने तो निकलिए, अपने पसंद के कैंडिडेट को डालिए, क्योंकि तभी तो आप बाद में शिकायत करने के लायक भी रह जाएंगे कि भाई हमने तुम्हें वोट दिया था, तुमने काम क्यों नहीं किया। और इसलिए ये कल का दिन भी कह सकते प्रत्याशियों के लिए बहुत ही अहम रहेगा, जब प्रचार प्रसार वो घर घर जाकर करेंगे। हो सकता है नाराजगी भी यहाँ पर देखनी पड़ जाए, लोगों की सामना करना पड़ जाए, लेकिन इस पर्व को एक साथ मनाने की कोशिश तो पूरे राजस्थान की है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।